नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए सुपर 10 के नाम से 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने लाने की बात कही थी। उसी के अंतर्गत हम तीसरा सेट आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लें कि असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तो असंगठित क्षेत्र वह पारंपरिक क्षेत्र होता है जिसमें श्रमिक लगे हुए होते हैं। मान लीजिए जैसे कोई राजमिस्त्री है, वह प्रत्येक दिन अपना काम करने के लिए निकलता है, उसके साथ कुछ लेबर लगे हुए रहते हैं, तो उस प्रकार का काम करने वाला लोग असंगठित क्षेत्र का लोग कहलाता है। साथ ही साथ आपके खेत में, हमारे खेत में जो कुछ श्रमिक डेली काम करते नजर आते हैं, वह असंगठित क्षेत्र के माने जाते हैं। यानी हम देखें, सरकारी सर्विस करने वाले और प्राइवेट सर्विस करने वाले, खास करके प्राइवेट में भी वैसे व्यक्ति जिनका मंथली सैलरी मिलता है और वे सरकार के तमाम प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, वह संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि उसके बाद जितने भी श्रमिक होते हैं वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाते हैं। तो एक बार पुनः हम सवाल को देखने के लिए जा रहे हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है। तो दोस्तों, उसके लिए ई श्रम पोर्टल जारी किया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन और ई श्रमिक कार्ड जारी करेगी, जो पूरे भारत में मान्य होगा। दोस्तों, शुरुआती समय में जब आधार कार्ड का चलन आया था, उस समय प्रारंभिक परीक्षाओं में देखने के लिए मिला था कि आधार कार्ड में पहचान के कितने नंबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार का सवाल आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल सकता है। चूंकि भारत सरकार के द्वारा उसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया है और ई श्रम कार्ड जारी किया गया है, तो यह ई श्रम कार्ड 12 नंबरों वाला होगा। तो यहाँ आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम कार्ड जारी किया है, तो उसमें कितने नंबर होंगे। तो उसमें 12 नंबर होंगे। या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कितने नंबरों का होगा, तो वह 12 नंबरों का होगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, दूसरा सवाल है, संसद द्वारा अगस्त 2021 में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ग के आरक्षण के लिए सूची निर्माण से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग होगा। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम 105वां संविधान संशोधन की बात कर रहे थे, तो 105वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 105वां संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है जो राज्य सरकार को अधिकार देती है या उसके अधिकार में वृद्धि करती है। ठीक उसी से संबंधित यह सवाल है जो इस प्रकार से भी आपके सामने पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को एक पहचान देने के लिए कौन सा एक बॉन्ड एवं लोगो जारी किया है। तो उसका आंसर होगा सोन चिड़ैया। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद, यानी कि उसके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाएंगे, उसके द्वारा जो खाने के सामान बनाए जाएंगे या अन्य प्रकार के सामान बनाए जाएंगे, अब वह सोन चिड़ैया बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा, जो अब ई कॉमर्स के द्वारा बेचे और खरीदे जा सकते हैं। इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब इनके उत्पाद ई कॉमर्स द्वारा बेचे जा सकेंगे। चौथा सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजीकरण को बढ़ावा देते हुए किस नीति का अनावरण किया है। तो इसका आंसर होगा
नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP। दोस्तों इसके अंतर्गत भारत सरकार, भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देगी। हालांकि सरकार यह भी कहती है कि इसका पूरा अधिकार हमारे पास ही होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं यह अधिकार भारत सरकार के पास ही होगा, तो हम लोग इसमें नहीं फंसते हुए सीधा सीधा अपने सवाल को देखते हैं, जिसमें चौथा सवाल हमारा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजीकरण को बढ़ावा देते हुए किस नीति का अनावरण किया है? तो आप यहाँ पर आंसर देंगे नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP। उसके बाद पांचवा सवाल हमारा है, मिशन वात्सल्य किस राज्य की पहल है? तो मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार की पहल है। मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार की पहल है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें कहता है कि इसके तहत कोविड-19 के दौरान विधवा हुई महिलाओं को 18 कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। एक बार पुनः देखेंगे कि मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र सरकार का एक प्लान है, महाराष्ट्र सरकार का यह योजना है। इसके अंतर्गत कोविड के दौरान जिन महिलाओं के हस्बैंड की मृत्यु हो गई यानी वे विधवा हो गई हैं, उनके लिए वहाँ की सरकार यानी महाराष्ट्र की सरकार 18 कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, जैर अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? दोस्तों ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक बार पुनः इसे सुने, जैर अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो यह भारत और कतर के बीच संपन्न हुआ है। यह नौसैनिक अभ्यास फारस की खाड़ी में, यह नौसैनिक अभ्यास फारस की खाड़ी में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिन के किस अभियान को शुरू किया गया है? गाँव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिन के किस अभियान को प्रारंभ किया गया है? तो वह अभियान सुजलाम अभियान के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, भारत कजाकिस्तान का संयुक्त 5वां प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ है? तो वह आप देखेंगे काजिंद 21 के नाम से संपन्न हुआ है। यह प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास कजाकिस्तान के आयशा बीबी प्रशिक्षण सेंटर पर संपन्न हुआ है। इस सवाल को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है? तो दोस्तों वह देश स्वीडन है। वह देश स्वीडन है। स्वीडन की पहली कंपनी साब SSAB, आप ध्यान रखेंगे कंपनी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। स्वीडन की कंपनी साब ने हाइब्रिड द्वारा स्टील निर्माण में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट सवाल है, भारत सहित 4 राष्ट्रों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास मालाबार 21 किस समुद्र में संपन्न हुआ? तो वह फिलीपींस समुद्र में संपन्न हुआ है। इसमें भारत सहित 4 देश की सेनाओं ने भाग लिया है, जैसे भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये 10 सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी इसमें अगर आप ध्यान देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से 9वां सवाल जो आपके सामने है, किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है, ये सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहाँ पर पुनः एक बार बता दूं कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत केरोसिन तेल आता है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत डीजल आता है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत पेट्रोल आता है एवं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला आता है। यानी कि इन तमाम चीज़ों का प्रयोग किए बिना स्वीडन ने स्टील का निर्माण किया है। उसके बाद आप मालाबार 21 भी ध्यान में रखेंगे, यानी कि खास करके जो हमने आपको यहाँ पर नौसैनिक अभ्यास के बारे में चर्चा किया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 10 सवाल का रिवीजन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ये सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब भी किसी सेट को बनाएंगे तो इस सेट उसमें आपको इस प्रकार के सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सवाल पसंद आया होगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई सेट बनावें
जब भी कोई सेट बनावें तो उस सेट का अगर डिस्क्रिप्शन कहीं पर दिया हुआ है तो उस डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ से भी कुछ सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो चौथा सेट जल्दी ही आपके सामने आएगा। चौथा सेट जल्दी ही आपके सामने आएगा, जिसमें इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसका PDF भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप वहां से देख करके चाहें तो नोट कर सकते हैं, या इसको आप पढ़ करके भी नोट कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो उस ढंग से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है, फ्रूटफुल लगता है, तो निश्चित रूप से आप हमारे एजुकेशनल चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।